हेलो। हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक रहेगा आज का एकांकीकार भुवनेश्वर की एकांकी कला की विशेषताएं। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में नाटक और एकांकी के तहत इसको हम आज समझेंगे। टॉपिक शुरू करने के पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद हिंदी एकांकी विधा के वास्तविक जनक बताए जाते हैं, परंतु कला के उत्तरोत्तर उन्नयन की दृष्टि से भुवनेश्वर प्रसाद को यदि नए एकांकी का जनक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भुवनेश्वर का जन्म 1911 में हुआ था। इनका जीवन काल सीमित ही था, 1911 से 1957 तक। इसी बीच इन्होंने इतना कुछ लिखा कि जिसे हम भूल नहीं सकते। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और उनकी मां का देहांत इनके बचपन में ही हो जाने से इन्हें घोर उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। ये हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार, एकांकीकार, कवि और आलोचक हैं। एकांकीकार के रूप में इन्हें विशेष सफलता मिली है। श्री भुवनेश्वर प्रसाद पाश्चात्य एकांकियों व एकांकीकारों की शैली का हिंदी में पूर्ण विकास करने की दृष्टि से ज़्यादा विख्यात है। उनका प्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना सन 1939 में प्रकाशित हुआ, जिस पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फेंड्रिड का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आपने सामाजिक रूढ़ियों, मानव मन की विभिन्न जटिलताओं एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण को अपनी कला का लक्ष्य बनाया। हिंदू समाज के कठोर नियंत्रण, रूढ़ियों एवं पाखंड में आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक युवतियों की अनियंत्रित रूप से भड़ककर विकृत हो चुकी काम वासनाओं को इन्होंने अपने लेखन में जगह दी। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ रही है वैसे वैसे शिक्षित एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न मध्य वर्ग की संवेदनाएं किस प्रकार मर रही है और उनकी भाव ग्रंथियां जटिल और शून्य हो रही है, इस पर भी इनके एकांकी में बात की गई है। इस प्रकार की क्रांतिकारी भावनाओं से परिपूर्ण समस्याओं के चित्रण में भुवनेश्वर ऐसे उलझ गए कि कहीं कहीं यह भ्रम हो जाता है कि ये एकांकी भारत के लिए है या पश्चिमी देशों के विकसित समाज के लिए। असल में जो चीज़ हम नहीं समझते उनको हम विदेशी कह देते हैं। उन्मुक्त प्रेम व वैवाहिक वैषम्य, बाहर से सुसंस्कृत किंतु अंदर से अनेक जटिलताओं से भरे पात्र इनके प्रारंभिक एकांकियों को कुछ कृत्रिम अस्वाभाविक बनाते हैं। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि भुवनेश्वर ने हिंदी एकांकी को युगबोध और समकालीनता का स्वर दिया तथा उसे जीवन के सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। मैं फिर से कहूँगी, जो चीज़ें, जो कथानक, जो पात्र इनके एकांकियों में हमें अस्वाभाविक लगते हैं वो अस्वाभाविक नहीं है। वो हमारे समाज के कुंठित व्यक्तित्व हैं जो दूसरे लोगों को जीने नहीं देना चाहते। इन्होंने समय से बहुत पहले उन रुग्ण विचारों को पहचान लिया था और उसे अपने लेखन में स्थान दिया। उनके एकांकी लेखन पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तथा फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का अत्यधिक प्रभाव है। पाश्चात्य एकांकी लेखन का गहन अध्ययन इनके लेखन में अवलोकित होता है। इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं तांबे के कीड़े, कारवां, स्ट्राइक, आज़ादी की नींव, सिकंदर इत्यादि। उनके विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, आपने सामाजिक रूढ़ियों, विवाह वैषम्य, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण को ही अपने कला का लक्ष्य बनाया। उनके एकांकियों का मूल केंद्र काम चेतना तथा तत्संबंधी विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का भावात्मक चित्रण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एकांकी के विभिन्न तत्वों के विकास, उतनी शिल्प विधि के प्रयोग एवं शैली की दृष्टि से इनके एकांकियों का बहुत महत्व है। भुवनेश्वर के एकांकी और नाटकों में जीवन में व्याप्त हताशा, निराशा और उदासी के चित्र मिलते हैं। जीवन के यथार्थ धरातल से एकांकियों की कथा वस्तु का चयन किए जाने तथा बुनियादी ढंग से उनका विश्लेषण किए जाने के कारण भुवनेश्वर के एकांकियों में अनोखी मार्मिकता और व्यंग्यात्मकता आ गई है। आत्मीयता के आकस्मिक विस्फोट के कारण उनके एकांकियों का शिल्प वस्तुतः आज के बुद्धिजीवियों के जीवन की प्रतिकृति है। मध्यवर्ग की विडंबनाओं को, उनकी विद्रूपताओं को पूरी शिद्दत से व्यक्त करके इन्होंने हिंदी एकांकी विधा में एक अलग ही स्कोप और सोच दी है। दर्शकों और रचनाकारों दोनों को इनके एकांकियों में
बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। प्रेमचंद ने ठीक ही इन्हें भविष्य का रचनाकार माना था। आज की पीढ़ी अगर इनसे अनभिज्ञ है तो इसमें साफ साफ नीति नियंताओं और प्रकाशकों की साजिश है। इन्होंने लोक से अलग किस्म का साहित्य रचा। सही मायनों में इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक कहा जा सकता है। इनकी रचनाओं में कलातीतता का बोध आश्चर्यजनक रूप से होता है। उनके एकांकी भविष्योन्मुखी हैं। कारवां की भूमिका में स्वयं भुवनेश्वर ने लिखा है, विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। उनका यह मानना उनकी रचनाओं में पूरी तरह दृष्टिगोचर होता है। इंसान के वस्तु में बदलते जाने की जो तस्वीर उन्होंने उकेरी है वह आज के समय में एकदम विश्वसनीय और प्रासंगिक हो गई है। हिंदी के पाठकों के बीच उनका महत्व अक्षुण्ण है। जीवन को गहराई से जीने और समझने वाले लोगों के बीच वे सदैव आदरणीय स्थान पर प्रतिष्ठित रहेंगे। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि वहां तक उन्होंने देख लिया है जहां तक उनके जाने के बाद 1957 से आज तक गंगा से बहुत पानी बह गया, आज तक भी उतने गहराई से भारतीय परिवारों में टूटते मूल्यों को कोई और नहीं देख पाया है। जितनी तीव्रता से उनके एकांकी में जीवन के व्यर्थता का बोध होता है, जीवन के खालीपन का बोध होता है, वह उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। इस प्रकार मैं फिर से कहना चाहूँगी कि भुवनेश्वर कम पढ़े गए हैं, भुवनेश्वर कम लोकप्रिय हैं। ये कहीं ना कहीं किसी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया है। अगर उनको और अधिक पढ़ा जाता तो वो और अधिक लोकप्रिय होते और अधिक युवा पीढ़ी को वो प्रोत्साहित करते जीवन को खुलकर जीने के लिए और ईमानदारी से अपने आप को व्यक्त करने के लिए। आज के समय में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले एकांकीकारों में से भुवनेश्वर को मैं गिनती हूँ। और अगर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि अब आप चुन चुनकर भुवनेश्वर के लेखन को पढ़िए और समझिए कि वो कितना आगे की सोचते थे। जितने मनोवैज्ञानिक चरित्र उन्होंने रचे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज में विवाह को या अन्य पार्टी फंक्शंस को किस तरह से आयोजित किया जाता है, वो मान मनोबल नीचा दिखाने का किस तरह हथियार और औजार है, ये सब कुछ उन्होंने दिखाया है। शारीरिक संबंधों को लेकर के किस तरह से हम लोग सहज नहीं हैं, ये सब इनके एकांकियों में जितनी तत्परता से दिखाया गया है वो पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। इस तरह से आज हमने भुवनेश्वर पे बात की। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातचीत आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। कि अगले वीडियो में फिर से किसी और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।